आज जब मैं जोश टॉक में आ रहा था तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ट्रेन की विंडो सीट पे बैठे बैठे अचानक से मैं अपने पास्ट में चला गया। उस पास्ट में जिसमें मैंने अपनी दुनिया खुद अपनी आंखों से ख़त्म होते हुए देखी। कौन थी वो मेरी दुनिया जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा था। आज जोश टॉक के प्लेटफॉर्म पर अपनी उसी दुनिया के बारे में बताऊंगा। जो लोग छोटे शहरों से या गाँव से आते हैं उनके लिए ये कहानी केवल कहानी नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक सबक है ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का, और वो भी मुश्किल हालातों से लड़ते हुए। मैंने इस सबक को पढ़कर न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि हज़ारों से करोड़ों का बिजनेस भी बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित गौतम है। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। वैसे मेरा गांव जसोरखेड़ी हरियाणा है, लेकिन मेरे फादर साहब क्योंकि रेलवे में कार्यरत थे तो मेरा बचपन सारा अजमेर में बीता। दोस्तों, आज मैं यहाँ केवल अपनी कामयाबी की कहानी नहीं लाया बल्कि अपने जीत, जुनून और जज्बातों की कहानी लेकर आया हूँ। कैसे मैंने एक छोटे से आइडिया से एक बिज़नेस खड़ा करा, मुझे कैसे उसकी प्रेरणा मिली और आज मैं बिल्कुल जीरो से लेकर करोड़ों तक का व्यापार कैसे लेकर गया, ये मेरी कहानी है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, ये जीवन मेरा था वो बहुत सामान्य था, लेकिन सपने जो थे वो कुछ अलग करने के थे। तो बचपन से ही मैं पढ़ाई के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जब मेरे दोस्त वगैरह वो बात करते थे आपस के अंदर हम लोग, तो बोलते थे, कोई बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा बड़ा होकर के, या ऐसे मतलब आईएएस आईपीएस के सपने थे। तब मैं देखता था कि मैं भी मतलब कुछ बड़ा होकर के कुछ बिजनेसमैन बनूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा। मैंने वैसे तो बचपन से काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर हाथ आजमाया था, लेकिन जो मेरा पहला मेन बिजनेस था जिसे मैं कह सकता हूँ कि एक मैंने बिजनेस करा और जो मुझे एक पहला झटका लगा, वो मैंने अजमेर के अंदर ही एक रोड साइड रोमियो नाम से हमने एक फूड स्टॉल करा था मेरे फ्रेंड के साथ मिलके। अजमेर का एक पॉश इलाका है वैशाली नगर, जहाँ पे हमने वो फूड स्टॉल स्टार्ट करा। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले तो वहाँ पे मतलब एक जो टेम्परेरी टेंट लगाया था, उसके अलावा बर्तन वगैरह, कुर्सी वगैरह हम सब घर से लेके गए थे क्योंकि उस समय इतने पैसे नहीं थे कि हम सब चीज़ें नहीं खरीद सकें। तो हमने वो टेंट लगवा के वहाँ पे स्टार्ट करा। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग मंडी जाते थे, वहाँ से 5 बजे मतलब ताज़ी सब्जियाँ वगैरह लेते थे जो कि उसके अंदर हमारे काम में इस्तेमाल होती थी। उसके बाद जो हमारा सामान रहता था हम हमारे पास में एक फ्रेंड था उसके घर पे रखते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं था कि हम हमारा सामान वहाँ पे छोड़ के जा सके। तो फिर वो लेकर के वहाँ पे डेली ले जा करके सेटअप लगाना, और ऐसे धीरे धीरे हम हमारा काम करते थे वहाँ पर। और हम क्या है, शुरू से ही मतलब मेरे को थोड़ा बहुत कुकिंग का शौक था, तो मैं खुद ही वहाँ पे बनाता था, क्योंकि कुक वगैरह रखने का भी हमारे पास में इतना अमाउंट नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, सीधी सी बात थी। तो जो था जैसा था हमने उसी से स्टार्ट किया। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है हमारे पहले बिजनेस की। तो जो हम बर्गर और सैंडविचेस, चाय वगैरह ये देते थे, तो हम ये कम रेट के अंदर अच्छी क्वालिटी देते थे आसपास की रेट के मुकाबले। तो धीरे धीरे हमारा जो था फूड कार्ट था, जो हमने फूड का छोटा सा स्टॉल लगाया था, वो पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। आसपास के ऑफिसेस वगैरह के लोग थे वो हमारे पास आने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसमें ठीक ठाक कमाई होने लग गई थी। उस टाइम पे हम मतलब 2,500 से 3,000 रुपये दिन के हम कमा रहे थे उसके अंदर, और धीरे धीरे अच्छा सेटअप जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था दोस्तों। फिर अचानक से एक दिन सुबह हम उठे और देखा अखबार के अंदर हमारा स्टॉल और आसपास की जगह की फ़ोटो आई हुई थी, और उसमें ये लिखा हुआ था कि इन्होंने अवैध भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है। जबकि हमें कुछ पता नहीं था कि ये भूमि अवैध है, ना तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास में कभी कोई नोटिस आया था। हमने बाकायदा पास में एक मंदिर था, वहाँ से परमिशन लेकर के हमने वो स्टॉल लगाया था, लेकिन अब वो आ गया। इससे पहले हम कुछ सोच समझ पाते, दोपहर तक प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, और जो हमारा जो भी सामान था, जो भी हमारा वो थी चीज़ें, वो सब अस्त व्यस्त हो गई, सब उन्होंने अस्त व्यस्त कर दी। तो दोस्तों, उसके बाद में जो हमने इतना मेहनत से और ये जो इतना एक छोटा मोटा हमने कारोबार स्टार्ट किया था, खड़ा किया था, जहाँ पे एक रिसोर्ट लीज पे आ रहा था, पुष्कर विलेज कैंप के नाम से एक रिसोर्ट था जो लीज पे आ रहा था। मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई ऐसे ऐसे करके कि भाई एक पुष्कर के अंदर एक रिसोर्ट है जो लीज पे आ रहा है, तो हम एक बार चल के उससे बात करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। तो हम दोनों वहाँ पे ओनर के पास गए, उनसे बात करी, तो उन्होंने हमें बताया कि वो साल के 2 लाख रुपए के अंदर रिसोर्ट को लीज पे देंगे। अब उस समय पे हमारे पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि बिजनेस से भी थोड़ा बहुत कमाया था, तो हमने खींचतान के 50-60 हज़ार रुपये हम दोनों के मिला के इकट्ठे हो रहे थे। फिर हमने उन ओनर को बताया कि सर हम आपको अभी इतने पैसे दे सकते हैं, बाकी हम आपको रिटर्न में दे देंगे कि हम साल भर के अंदर आपका जो भी अमाउंट है वो 2 से 3 किस्तों के अंदर पूरा चुका देंगे। तो ओनर अच्छे थे, वो एग्री कर गए और उन्होंने हमारे को ये रिसोर्ट के लिए राजी हो गए कि आप रिसोर्ट लीज पे चला सकते हैं। लेकिन मुझे जो मेरा पुराना एक बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट करा था, उससे मुझे एक सबक ज़रूर मिला था
कि दोस्तों कोई भी काम स्टार्ट करो आप, तो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर परफेक्ट रहो, आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे, ताकि क्या है कि आगे कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना आए, जैसा हम पहले फेस कर चुके थे। तो हमने बरोबर उसकी डीड बनवाई, रिसोर्ट की लीज एग्रीमेंट बनवाया, उसके अलावा फूड लाइसेंसिंग वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे वो सब कंप्लीट करके और हमने वो बिज़नेस स्टार्ट करा। तो वो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद भी हम वापस ज़ोरों शोरों से लग गए, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन मेहनत हमने वही रखी, मतलब वही एनर्जी के साथ में हमने शुरू करा उसको। और उसके अंदर फिर हमने मार्केटिंग करी थी, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह की मार्केटिंग करी, और धीरे धीरे करके लोगों की पॉपुलैरिटी फिर बढ़ने लगी। क्योंकि हम क्या था, हम सर्विस बरोबर देते थे, पूरी प्रॉपर सर्विस देते थे, और जो बिहेवियर रहता था, मतलब जो गेस्ट आते थे उनको पूरी तरह से अटेंड करते थे, तो उनको अच्छा लगता था हमारे वहाँ पे स्टे, तो वो दूसरों को भी बताते थे। इसके अलावा वहाँ पे लोकल के अंदर जो गाइड वगैरह थे उनका कमीशन वगैरह सेट करा, उनको भी धीरे धीरे करके बोला आप जो मतलब क्लाइंट्स लेके आएंगे, जो भी होटल के अंदर स्टे करने आएंगे, उसमें आपको भी कमीशंस देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके ये बिज़नेस चलने लग गया। तो नवंबर के अंदर हमारे पुष्कर में हर साल पुष्कर फेयर का आयोजन होता है। तो उसके अंदर क्या है कि जैसे पूरे साल भर की कमाई है ना, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो वो 1 महीने के अंदर, उसमें 15-20 दिन में आप वो सारी कमाई निकाल सकते हो। तो हमारा मेन फोकस उस पर था कि पुष्कर मेले के अंदर बहुत अच्छा काम करना है। और ये अगस्त के आसपास मेरी मदर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लग गई थी। तो मैं क्या करता, मैं उनको डॉक्टर के भी दिखाने जाता, मैं उनको डॉक्टर को दिखाता, उसके बाद मैं वहाँ से फ्री होकर के रिसोर्ट आता, फिर वापस बीच में कभी ज़रूरत पड़ती फिर जाता कोई रिपोर्ट लेने, ये करने। तो ऐसे करके मैं दोनों तरफ मैनेज कर रहा था। फिर धीरे धीरे मदर की इधर तबीयत बिगड़ती जा रही थी थोड़ी, और उधर हमारा जो था वो नवंबर पास आता जा रहा था, पुष्कर मेले का टाइम। तो मैं मदर को जैसे दूसरे डॉक्टरों को भी लेके जाता, अलग अलग सब डॉक्टरों को दिखाया मैंने, लेकिन उनको किसी को कुछ बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। मदर के पेट में असाइटिस हो गया था, फ्लूइड आ गया था, पानी भर गया था उनके पेट के अंदर। तो एक डॉक्टर ने फिर काफ़ी सारी जांचें लिखी एक दिन, उसने फ्लूइड वगैरह सारी जांचें, बोला ये कराओ। अब मैं कंटिन्यू डॉक्टर के जाता था, तो इधर मेरी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम हो गई थी, मैं सप्ताह के अंदर 1 या 2 बार ही रिसोर्ट पे जा पाता था, टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने मदर की उस दिन वो जांच कराई, तो मैं शाम को रिपोर्ट लेने गया, तो रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है एडिनोकार्सिनोमा। मुझे नहीं पता था एडिनोकार्सिनोमा क्या होता है। मैं डॉक्टर के पास गया, उसको दिखाया मैंने, तो उसने बताया कि आपकी मदर को स्टमक कैंसर है। वहाँ पे मतलब समझ में नहीं आया, जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। खैर फिर मैं वहाँ से मेरे फादर साहब के पास गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करूँ। डॉक्टर को ही फ़ोन करा, उन्होंने बताया कि आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाइए मदर को, और वहाँ पर इलाज कराइए, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। क्योंकि कैंसर शब्द ही अपने आप में इतना डरावना था, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कभी ऐसा था नहीं, मैंने कभी फेस करा नहीं था। तो ठीक है, कोई नहीं, हम रातों रात फादर साहब ने इमरजेंसी के अंदर रेलवे के अंदर से वो मदर का वो लेटर बनवाया, और हम रातों रात टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। और उस दिन मैंने अपने रिसोर्ट बिज़नेस को भी अलविदा कर दिया। मैंने मेरे फ्रेंड को बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ मदर के ट्रीटमेंट के लिए, अब मुझे महीने भी लग सकते हैं, कितना टाइम लगेगा आगे का मुझे कुछ नहीं पता। तो अब आप बिज़नेस आप कंटिन्यू करिए, जो भी प्रॉफिट है आप रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ऐसे करके वो बिज़नेस वहाँ छोड़ के मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद में दोस्तों, हमारा जो ट्रीटमेंट मदर का चलता था वो टाटा मेमोरियल में चलता था, और हम रहते थे जगजीवन राम हॉस्पिटल के अंदर, जो 4-5 किलोमीटर पहले था, क्योंकि हम रेलवे की तरफ से वही हॉस्पिटल था वहाँ पे। तो वहाँ पे और भी कैंसर पेशेंट्स होते थे, तो सुबह एम्बुलेंस 5 बजे हम लोगों को वहाँ से लेकर के जाती थी, सबको इकट्ठा, और टाटा मेमोरियल लेके जाती थी जब जब डॉक्टर की विजिट होती थी। तो जब मैं पहली बार गया ना वहाँ पे दोस्तों, तो मुझे आज भी याद है, मतलब टाटा मेमोरियल अपने आप में खुद इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों की जो लाइन लग रही थी ना, वो बाहर मेन रोड से भी काफ़ी दूर तक लाइन लग रही थी। इतनी लंबी लाइन थी, मतलब जब मुझे पता चला कि कैंसर ने कैसे पैर पसार रखे हैं, इतने लोग मतलब कैंसर ग्रसित थे। मैं मदर को लेकर अंदर डॉक्टर के पास गया, मेरे मन में एक ही सवाल था, मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरी मम्मी ने जीवन में कभी प्याज लहसुन नहीं खाया, या छोटे छोटे बच्चे हैं, या इतने सारे लेडीज़ हैं, और ये हैं मान लीजिए बूढ़े हैं, तो ये मतलब ये तो बच्चे हैं, इन्होंने क्या कसूर करा, इन्होंने तो कभी जीवन के अंदर कोई तंबाकू सिगरेट गुटखा नहीं खाया होगा ना, तो इनको ये बीमारी कैसे लगी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अभी आजकल हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, अधिकतर चीज़ों में जो मिलावट है, अडल्ट्रेशन होता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स, कलर्स आते हैं जो कैंसर को और बढ़ावा देते हैं, इस कारण से कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है। तो दोस्तों, उस दिन मेरे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया। मैंने सोच लिया था कि जीवन के अंदर ऐसा कुछ करना है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
इस मिलावट रूपी जहर से बचा सकूं। उस समय ये नहीं पता था मैं क्या करूंगा, लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय था कि ऐसा कुछ करूंगा कि लोगों को इस मिलावट के जहर से बचा सकूं। फिर दोस्तों मदर का धीरे धीरे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उनकी कीमोथेरेपी होती थी। उनको जब मैं देखता था कीमोथेरेपी में मतलब धीरे धीरे उनके बाल जाने लग गए और पूरा शरीर वो ख़त्म हो गया। मेरे को अभी भी वो दिन याद है, 14 अगस्त को मेरी मदर का बर्थडे आता है। 2013 का साल था और हम जगजीवन हॉस्पिटल में ही थे उस समय पे। तो मेरी मदर सो रही थी, मैं अकेला रहता था मदर के साथ में। तो मैं उनके लिए केक लेने नीचे तक गया। जब मैं वापस आया मैंने देखा मेरी मदर बेड से 2-4 कदम आगे नीचे गिरी हुई थी और रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उनको टॉयलेट जाना था, लेकिन उनमें इतनी शरीर में जान नहीं थी कि वो टॉयलेट तक चली जावे। फिर दोस्तों मैं डॉक्टर के गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि अब आपकी मदर को आप ले जा सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं है आपकी मदर के पास में। हम उनको घर पे लेकर के आए। मैं उनको जब दर्द में तड़पता हुआ देखता था ना, तो मुझे उन मिलावटखोरों पे इतना गुस्सा आता था जो चंद पैसों के लिए है ना इतने सारे लोगों के जीवन से खेलते हैं। 2014 सितंबर में मेरी मदर हमको छोड़कर चली गई। उसके बाद 1-2 महीना तो मतलब ऐसा हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरी मदर थी, मैं सारी बातें अपनी मदर से ही करता था। फादर साहब से डायरेक्ट कभी बात होती नहीं थी। अगर फादर साहब से भी कोई बात कहलवानी होती थी तो वो मदर के थ्रू ही जाती थी। मदर एक मीडिएटर थी और बीच में से हमारा मीडिएटर ही चली गई थी। आप कह सकते हैं कि मेरी मदर ही मेरी दुनिया थी और मेरी दुनिया मुझे छोड़कर जा चुकी थी। कुछ महीने तो मुझे पता ही नहीं चला क्या करना है, लेकिन वो डॉक्टर की एक बात जो मेरे जहन में बार बार आती थी कि खाने पीने के कारण मतलब मिलावट के कारण मेरी मदर को ही बीमारी लगी थी। मैं इस दौरान रिसर्च भी करता था। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा यूपी के अंदर कहीं एक धनिया पाउडर के अंदर किसी ने गधे की गोबर से मिलावट कर रखी थी। मैंने सोचा कि मैं जो पहला स्टार्ट करूंगा, अब ये मसाले के अंदर ही काम स्टार्ट करूंगा, लोगों तक शुद्ध मसाले पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था उसके लिए, तो मैंने इसके लिए बिनानी सीमेंट के अंदर जॉब अप्लाई करी, वहाँ जॉब स्टार्ट करी। इस दौरान मेरी शादी भी हो गई थी और वहाँ जॉब के दौरान मेरी मुलाकात लाल सिंह जी से हुई, जो अभी बिजनेस के अंदर मेरे पार्टनर है। हम दोनों की सोच मिलती थी और उन्होंने भी काफ़ी सारे बिजनेसेस कर रखे थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें भी जॉब करनी पड़ रही थी। तो मैंने उनको अपना विज़न बताया कि मैं ऐसे ऐसे मसाले का काम करना चाहता हूँ अपनी मदर के नाम से, गीता मसाले के नाम से। ये बात अलग है कि बाद में उसका मुझे ट्रेडमार्क नहीं मिला, तो मैंने गीत मसाले के नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो वो उस चीज़ पे एग्री हो गए। फिर हमने जॉब के दौरान ही हमने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट स्टार्ट कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे हमने जॉब के दौरान ही कंप्लीट कर दिए थे, ताकि क्या है कि जॉब से निकलते ही हम बिज़नेस के ऊपर फोकस कर सकें। तो इसके बाद में 2-2.5 साल बाद मेरी वाइफ की जॉब लग गई थी, तो उसका विशाखापट्टनम आया था पहली पोस्टिंग। और भगवान ने मतलब एक सुन ली थी मेरी, क्योंकि विशाखापट्टनम साउथ जो था वो भी मसालों की काफ़ी बड़ी मंडी था अपने आप में। तो मैं मेरी वाइफ के साथ में विशाखापट्टनम चला गया। मैंने सोचा मैं उसको सेटल भी करा दूंगा और वहाँ पे मैं उनके नॉलेज भी ले लूँगा, स्टडी भी कर लूँगा अलग अलग मसालों के बारे में। तो मैं 1-2 महीने वहाँ रहा। मैंने गुंटूर मंडी से और इधर से सारी जगह से मसालों का स्टडी करा, क्या क्या मसाले आते हैं, कैसे कैसे मिर्ची वगैरह कितनी वेराइटी आती है। और 1-2 महीने के बाद में मैं अजमेर आ गया और मैंने लाल सिंह जी को भी वहाँ पे बुला लिया। अब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे हमने पता करा, हमें पाउच छपाने थे, मशीन वगैरह ख़रीदनी थी। तो हमारे पास में इतना पैसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मशीन बहुत महंगी थी, पाउचेज हमें नहीं आइडिया था कि इतना ज़्यादा महंगा होगा। तो हमने 100-200 ग्राम 2 पाउच छपाए। थोड़ा बहुत मेरे फादर साहब से हेल्प ली पैसों के अंदर, मशीन वगैरह परचेज़ करी और मेरे घर के एक छोटे से कमरे से हमने बिजनेस स्टार्ट करा। बाहर रेंट 20-20, 25-25 हज़ार था, वो कैसे अफोर्ड करते हम स्टार्टिंग के अंदर। फिर हम रात को जाते थे, हमारे पास में कई ऑफ़र आते थे कि आप हमसे मसाला ले लीजिए और अपने पैकिंग के अंदर पैक करके बेचिए। लेकिन हमें ये नहीं था कि भाई अब हम इनसे ले लेंगे तो हम तो खुद ही कहीं उस मिलावटी जाल के अंदर ना फंस जाएं। हमें क्या पता सामने वाला शुद्ध दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो हम रात में खुद मसाला लेके जाते थे, वहाँ पे जॉब वर्क होता था, वहाँ मसाला पिसाते थे। जिस कमरे में मसाला पिसता था हम खुद वहीं बैठे रहते थे। टाइम मानते थे कि 1 घंटे आप बैठो, 1 घंटे मैं बैठूँ। जब मिर्ची पिसती है तो इतनी धांस आती है, आंखों से आंसू आते हैं, वहाँ खड़ा नहीं रहा जा सकता। लेकिन हम रुकते थे क्योंकि हमारा मसाला जो है वो चेंज नहीं हो जाए, लोगों तक शुद्ध चीज़ पहुँचा सके। एक जुनून था जो हमें मतलब थकने नहीं देता था, रुकने नहीं देता था। तो हम पिसा करके लाते, सुबह उसको पैक करते और उसके बाद में उसको बेचने निकलते। तो ये मतलब मेरे को समझ में आया ये सब के बाद में
कि जो मैंने पहले जो भी बिज़नेस करे ये उनसे कुछ ज़्यादा कठिन था, क्योंकि यहाँ पे मेरी लड़ाई सीधे सीधे उनके खिलाफ थी, मिलावटखोरों के खिलाफ, जो सस्ती रेट के अंदर दुकानों तक माल देते थे। और कोई दुकानदार हमारा माल लेना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको हमारे माल पे कम प्रॉफिट होता था, बजाय जो उसको मिलावट का माल बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट होता था। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि एक बार एक काफ़ी बड़ी दुकान है अजमेर के अंदर, तो मैं और लाल सिंह जी उस दुकान पे गए। गर्मी का टाइम था बहुत, तो हम बाहर खड़े थे, अंदर काफ़ी सारे कस्टमर्स थे उसके, तो वो कस्टमर से डील करा था। हमने देखा ये कस्टमर से फ्री हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। तो जब वो कस्टमर से फ्री हो गया, हम अंदर गए। अंदर जाके मैंने उसको अपना पैम्पलेट दिया, मैं सर हम गीत मसाले से हैं। उसने पैम्पलेट देखा भी नहीं और ऐसे बाहर फेंक दिया और बोले इस मसाले आपके इस पैम्पलेट से तो मैं अपने बच्चे की पोटी भी साफ़ नहीं करूँ। मतलब बहुत उस समय ऐसे अंदर से ऐसा लगा, लेकिन मैंने उनको बोला कोई बात नहीं सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर आया, मैंने अपना पैम्पलेट उठाया और उसके बाद में मैंने मन में ठान लिया, मैं हो ना हो एक दिन इस दुकान पे मेरा माल ज़रूर आएगा। फिर मैं लाल सिंह जी को बोला, मैं लाल सिंह जी यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं अपन डेली सुबह निकल रहे हैं, 2-5 किलो मसाला बेचते हैं और मतलब कोई अपने मसाले खरीद ही नहीं रहा, अब खुद ही डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। फिर हम क्या करते थे, जैसे जिस रूट पे मार्केटिंग करने जाते थे उस रूट पे अपने छोटे छोटे सैंपल्स बना के ले जाते थे, हल्दी मिर्ची धनिया के, और लोगों को देते थे और उनको कहते थे अगर आपको हमारा मसाला पसंद आए तो अपने पड़ोस की दुकान से या वहाँ से हमारा मसाला परचेज़ करिए, उनसे डिमांड करिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारे मसालों की डिमांड आने लग गई। और मैं ये कहूँगा कि मेरे जो मतलब एक कामयाबी जो पहली सीढ़ी मैं समझता हूँ ना कामयाबी की, वो मेरे को उस दिन इतनी खुशी हुई जिस दिन जिस दुकानदार ने हमारा पैम्पलेट बाहर फेंका था ना, उसने कॉल करके हमें बोला कि बोले आपके मसाले मुझे चाहिए, उसकी दुकान पे डिमांड आई, तो बड़ी खुशी हुई। उस दिन हमें ऐसा लगा कि हाँ एक जंग तो जीत ली। तो दोस्तों इस तरह से पहली जंग तो हम जीत चुके थे और उसके बाद में हमने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू करा, मेहनत करी और इसके बाद में हमने पहले जगह चेंज करी, वो जगह छोटी पड़ने लग गई थी, डिमांड आने लग गई थी अजमेर आसपास के क्षेत्रों में, तो हमने जगह छोटी पड़ रही थी, हमने जगह चेंज करी। पहले 2 जनों का स्टाफ था, फिर धीरे धीरे करके हमने स्टाफ दौड़ रखने लगे। फिर हमने एक पुरानी फैक्ट्री थी जहाँ पे वो उसका पूरा सेटअप बिक रहा था, तो हमने वो सेटअप खरीदा, उसकी पिसाई मशीन वगैरह सारी खरीदी, तो अब हमें बाहर जा कर के पिसाना नहीं पड़ता था, हमारे खुद की पिसाई मशीन वगैरह हो गई थी। और एक मशीन से कैसे हम धीरे धीरे 3-4 मशीन हो गई हमारे, तो इस तरीके से हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे। तो जो हमने पहले महीने में जो काम स्टार्ट करा था उसमें पहले महीने की जो हमारी सेल थी वो केवल 50 किलो महीने की सेल थी, और पूरे साल का जो हमारा टर्नओवर की बात की जाए तो वो केवल 2.5 लाख रुपये था पूरे साल का टर्नओवर। और आज अगर हम बात करते हैं तो हम 5000 किलो महीने का मसाला सेल करते हैं, और साल के टर्नओवर की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ का हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं इसके अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए तो मैंने जीवन के अंदर 3 बिजनेस किए, जिसमें 2 जो मैंने पहले किए थे, जिसके अंदर मैंने फूड स्टॉल लगाया था रोड साइड में, वो दूसरा मैंने एक रिसोर्ट लीज पे लिया था। वो दोनों किसी कारणवश में आगे नहीं बढ़ा पाया था, वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं असफल हो गया था। लेकिन उसके बाद में मेरी माँ को खो दिया मैंने इस जर्नी के दौरान, जो मेरी सबसे प्यारी चीज़ थी मैं वो खो चुका था। लेकिन एक उनकी प्रेरणा थी कहीं ना कहीं, जो कहते हैं ना लोग दोस्तों के जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो मैंने एक चाहा था कि मैं कुछ करूँगा, तो आज मैंने अपना अच्छा खासा बिजनेस इस्टेब्लिश करा। यदि आप छोटे गांव से हैं या किसी शहर से हैं तो मैं आप लोगों को 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो मैंने मेरी जर्नी के दौरान सीखे हैं सफलता पाने के लिए। सबसे पहले जिद, एक जिद रखो किसी काम को करने की, उस जिद को पाने का जुनून, और उस जुनून के साथ में आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों पे आपने काम कर लिया ना दोस्तों, तो आप कहीं भी अपने जीवन के अंदर अटकोगे नहीं, 100% सक्सेस मिलेगी आप। लास्ट में जोश टॉक को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया मेरी कहानी लोगों तक पहुँचाने के लिए। जोश टॉक ऐसा मंच है जो कि मतलब अलग अलग युवाओं को, देश के युवाओं को इंस्पिरेशन देता है कुछ कर गुजरने की, एक जज्बा पैदा होता है जोश टॉक के वीडियो देखने से। और उसके बाद में अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास में जोश टॉक से कनेक्ट किया, सर की कॉल आई, तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा था जैसे जो चीज़ मैं सामने देखता हूँ आज मुझे खुद वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं मतलब अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपनी खुशी बयान कर सकूँ। तो जोश टॉक को मैं ये कहना चाहूँगा कि जोश टॉक देश के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, और जोश टॉक की स्टोरीज देख के देश के युवा न केवल अपना विकास करेंगे बल्कि देश के विकास के अंदर भी उनका योगदान रहेगा। तो मैं जोश टॉक्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि धन्यवाद जोश टॉक्स, आपने जो मुहिम चलाई है इसे कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।